हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुवीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे DSSB PRT पार्ट बी में जो कोर्स 501 है और उसका ब्लॉक फर्स्ट एंड ब्लॉक फर्स्ट की तीसरी यूनिट को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक बात हम आपको और बता दें कि जो पूरा कोर्स है पार्ट बी का वो 501 से लेकर के 510 तक डिवाइड है और सभी कोर्स में ब्लॉक दिए हुए हैं एंड जो ब्लॉक हैं वो यूनिट्स में डिवाइड हैं। तो अभी हम ब्लॉक फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, कोर्स 501 का जो ब्लॉक फर्स्ट है, और उसकी हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट डिस्कस कर चुके हैं और आज डिस्कस करेंगे तीसरी यूनिट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो जो ये तीसरी यूनिट है इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, क्योंकि मानव अधिकारों की घोषणा हो चुकी थी 1948 में और बाल अधिकारों की भी घोषणा की बात की गई थी 1959 में। किंतु फिर भी जो शिक्षा है तो शिक्षा के अधिकार से बच्चे अभी वंचित रह जा रहे थे, यानी कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा था। और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की अवधारणा और आवश्यकता के लिए देश में प्रत्येक बच्चों को उसकी जाति, धर्म, समुदाय के बावजूद सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना, तो ये भी तय हुआ था। किंतु फिर भी अभी शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा था अच्छे से। और जो क्लास फर्स्ट है, फर्स्ट से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की भी बात की गई थी। इसके अलावा जो संविधान का आर्टिकल 45 है उसमें भी कहा गया था कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्षों की आयु प्राप्त करने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करवाएं। यानी कि ये राज्य को जिम्मेदारी दी गई थी, किंतु जो जिम्मेदारी दी गई थी कि शिक्षा सभी को उपलब्ध करवाई जाए, तो ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो इस वजह से एक संविधान संशोधन किया गया। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में एक संशोधन हुआ जो था 86वां संशोधन। और इसके इसके तहत अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में RTE एक्ट 2009 लाया गया। मतलब कि 2002 में संविधान संशोधन हो गया था जहां पर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, किंतु फिर भी जो शिक्षा है तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण ढंग से नहीं हो पाया। उस वजह से फिर उसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु ही जो RTE एक्ट 2009 है उसको लाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया जिसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, जहां पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी थी। और ये जो आर्टिकल 21A है ये भाग 3 में जोड़ा गया। और जो दूसरा परिवर्तन किया गया था वो आर्टिकल 45 जो कि भाग 4 है। इसमें 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किया गया, क्योंकि जो आर्टिकल 45 है इसमें पहले राज्यों की ये जिम्मेदारी थी कि वे 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, किंतु इसको अब मौलिक अधिकार बना दिया गया था 21A के तहत। तो आर्टिकल 45 में ये कर दिया गया कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करना ये राज्यों का कर्तव्य होगा। यानी कि ये जो है ये DPSP के तहत है। और इसके अलावा आर्टिकल 51A में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जहां पर 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यानी कि माता पिता को भी ये कर्तव्य दे दिए गए कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको वह शिक्षा के अवसर प्रदान करवाए, क्योंकि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार शिक्षा का तो बना दिया गया, किंतु जो बच्चा है वो तो अपना अधिकार मांगने जाएगा नहीं, क्योंकि उसको इतनी समझ थोड़ी ना होती है। तो इस वजह से माता पिता को भी ये कर्तव्य दिया गया कि जो बच्चों का अधिकार है उस अधिकार को पूरा करना माता पिता का कर्तव्य है। तो माता पिता के लिए भी ये कर्तव्य दिया गया और इसको जोड़ा गया आर्टिकल 51A में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। तो इसी वजह से जो RTE एक्ट है वो लाया गया था। इसके अलावा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के कारण थे कुछ। एक तो जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही थी, और गरीबी भी एक कारण है जिसके कारण से
शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गरीबी में व्यक्ति जो शिक्षा है वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था अपने बच्चों को। और संवादहीनता से मतलब है कि अपनी बात ना कह पाना, क्योंकि कोई यदि जागरूक है भी तो उसके अंदर संवादहीनता है, मतलब वह लोगों से अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी भी एक कारण है, तो बेरोज़गारी की वजह से भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह जा रहे थे। और लिंग पक्षपात भी होता है, सामान्यतः अभी भी कई जगहों पर होता है कि लोग सोचते हैं कि हम अपने बेटे को पढ़ाएं, बेटियों को ना पढ़ाएं। तो इस कारण से भी शिक्षा का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया ढंग से। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होना भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि पढ़ लिख कर क्या होगा, इससे अच्छा है कि जो है खेती किसानी की जाए। तो ये भी एक मुख्य कारण है। और प्रेरणा की कमी, यानी कि लोगों में प्रेरणा की कमी होना, और जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर जाते थे स्कूल से। साथ ही जागरूकता की कमी और अज्ञानता के कारण भी, और जीवन में स्थिरता की कमी, ये प्रमुख कारण हैं जिनके कारण से जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता नहीं मिली। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए जो आरटीई एक्ट 2009 है ये लाया गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और इसका जो ऑफिशियल नेम है, या कह सकते हैं कि जो फुल नेम है, वो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इसको भी आपको याद रखना है, यानी कि द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। आगे बात कर लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु भारतीय संसद में एक कानून बनाया गया। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि पहले आर्टिकल 45 में प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाए, जहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी थी। उसके बाद 2002 में संशोधन हुआ, तो 21A में एक इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। किंतु फिर भी सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तब उसको सही से क्रियान्वयन करने हेतु ही शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है ये लाया गया था, और भारतीय संसद में एक कानून के रूप में इसको पारित करवाया गया, जहां पर 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित होता है। और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था पूरे देश में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो ये 3 डेट प्रमुख हैं, इनको भी आप लोग याद रख लेंगे। और आगे अगर बात करें जो आरटीई एक्ट 2009 है, इसमें 7 अध्याय यानी कि 7 चैप्टर हैं और 38 सेक्शन यानी कि धाराएं हैं। तो यहाँ पर हम सभी को नहीं पढ़ेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ लेंगे। तो देख लेते हैं जो चैप्टर फर्स्ट है। तो इसमें जो पहली धारा दी गई है, यानी कि धारा 1, इसके अंतर्गत आरटीई एक्ट के पूरे नाम के बारे में बताया गया है, जो अभी हमने पूरा नाम पीछे डिस्कस किया। तो आरटीई एक्ट के पूरे नाम के बारे में बताया गया है, साथ ही लागू होने की जो तारीख है और विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो धारा 2 है, यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या की गई है। जैसे कि कहीं पर यदि बालक लिखा है तो बालक को सिर्फ ये ना समझा जाए कि बालक यानी कि लड़के की बात हो रही है, बल्कि बालक का मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के बालक व बालिकाएं, यानी कि बालक के अंदर सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चे आएंगे, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इसके अलावा इसी तरीके से सामान्य बच्चों के बारे में बताया गया है, असमर्थ बच्चों के बारे में भी, और समुचित सरकार के बारे में, मतलब समुचित सरकार का क्या योगदान रहेगा, साथ ही जो स्थानीय सरकार के कर्तव्य हैं और स्कूल के बारे में भी यहाँ पर व्याख्या की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी व्याख्या की गई है धारा 2 में, इसको आप लोग याद रखेंगे। और अब हम देख लेते हैं चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के अंतर्गत जो धारा 3 है, यहाँ पर बच्चों की आयु के बारे में बताया गया है। आयु से मतलब है कि 6 से 14 वर्ष के सामान्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होगा। मतलब जो सामान्य बच्चे हैं तो वहाँ पर उन बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। किंतु जो असमर्थ बच्चे हैं तो उन्हें, उनके लिए जो एज है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, यानी कि उन बच्चों को 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा धारा जो 4 है, यहाँ पर उम्र के आधार पर प्रवेश होगा। मतलब यदि बच्चे ने शुरुआत से पढ़ाई नहीं भी की गई है, तो अब बच्चा थोड़ा यदि बड़ा हो गया है तो उसको उसके उम्र के हिसाब से क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि अब वह
उसको मतलब जब भी बच्चा एडमिशन करवाने जा रहा है तो उसको क्लास फर्स्ट में ही डाला जाए, उसकी जो उम्र है उस हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं धारा 5। तो धारा 5 में है कि देश के किसी भी स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है और स्थानांतरण प्रमाण पत्र तुरंत या 7 दिन के अंदर विद्यालय के प्रधानाचार्य को देना होगा, यानी कि प्रधानाचार्य इससे मना नहीं कर सकता और बच्चे को ये अधिकार है कि वे देश के किसी भी स्कूल में अपना स्थानांतरण करवा सकता है एक स्कूल से दूसरी जगह। उसके बाद देख लेते हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में जो धारा 6 है, यहाँ पर घर और विद्यालय के बीच की दूरी के बारे में बताया गया है कि जो प्राथमिक स्कूल है वो 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही होगा, मतलब इससे ज़्यादा की दूरी पर नहीं होगा, क्योंकि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं प्राइमरी वाले, वो बच्चे छोटे होते हैं, तो वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी फिर उनके लिए ज़्यादा दूरी हो जाएगी। वहीं जो उच्च प्राथमिक के बच्चे हैं उनका जो स्कूल होगा वो 3 किलोमीटर की दूरी के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। और जो धारा 7 है, यहाँ पर केंद्र एवं राज्य सरकार के व्यय का अनुपात बताया गया है, जहाँ पर केंद्र और राज्य का जो अनुपात है वो केंद्र यहाँ पर 60% खर्च करेगी और राज्य 40%। वहीं जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये अनुपात अलग अलग है। पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10%। आगे बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर विद्यालय और शिक्षकों के जो कर्तव्य हैं उसको बताया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर जो धारा 12 है, यहाँ पर गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित होंगी, मतलब सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी स्कूलों में, तो वैसे भी सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है ही। यहाँ पर प्राइवेट भी जो स्कूल होंगे वहाँ पर गरीब विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें जो हैं वो आरक्षित होंगी। और धारा 13 में कोई प्रवेश शुल्क नहीं, साथ ही कोई प्रवेश परीक्षा भी नहीं ली जाएगी, यानी कि बच्चों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं ली जाएगी और कोई प्रवेश परीक्षा भी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा जो धारा 14 की पहली धारा है फर्स्ट, वहाँ पर बच्चों के माता पिता से यदि कोई फ़ीस ली तो स्कूल पर जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि बच्चों से फ़ीस नहीं लेनी है और यदि ली जाती है तो फिर स्कूल पर जुर्माना लगेगा। और धारा 14 सेकेंड जो है, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश, यानी कि बच्चे के पास यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसका प्रवेश लेना है बच्चों को, मतलब बच्चे के एडमिशन करने से उसको मना नहीं करना है। इसके अलावा धारा 15 में दिया गया है कि जो निर्धारित अवधि है, तो निर्धारित अवधि के बाद भी प्रवेश, मतलब कि बच्चा पूरे साल में कभी भी जा कर के अपना एडमिशन करवा सकता है, उसको ये मना नहीं किया जाएगा कि जो एडमिशन की अवधि है या टाइम है वो निकल चुका है। कभी भी वो साल के बीच में कभी भी जा कर के बच्चे का एडमिशन करवाया जा सकता है, उससे मना नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो धारा 16 है, अवरोधन तथा निष्कासन पर रोक है। अवरोधन से मतलब है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, मतलब एक ही क्लास में बार बार नहीं रखेंगे बच्चे को, उसको फेल नहीं करना है। और निष्कासन से मतलब है कि बच्चों को हम निकालेंगे नहीं स्कूल से, मतलब किसी भी वजह से बच्चों को निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अवरोधन या निष्कासन ये भी एक तरीके से मानसिक दंड है और बच्चों को हमें दंड देना नहीं है किसी भी प्रकार का, ना तो मानसिक और ना ही शारीरिक रूप से। तो ये धारा 16 में वर्णित है कि अवरोधन और निष्कासन पर रोक है। साथ ही आगे बात करें, जो धारा 17 है, किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना पर रोक है। तो जैसा अभी हमने बताया कि बच्चों को हमें किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, या फिर आर्थिक दंड भी नहीं देना है बच्चों को। इसके अलावा इसकी जो धारा 21 है, तो धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के बारे में बताया गया है, जहाँ पर जिसमें आधी संख्याएं महिलाओं की होगी और कुल संख्या का 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, उसमें भी आधी महिलाएं होंगी। यानी कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें आधी संख्याएं महिलाओं की होंगी, जितने भी उसमें सदस्य होंगे उसमें आधी महिलाएं होंगी। और आधी महिलाएं होने के साथ साथ जो कुल संख्या है, तो कुल संख्या का 3/4 जो सदस्य हैं वो अभिभावक होंगे और अभिभावकों में भी आधी महिलाएं ही होंगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो धारा 22 है, यहाँ पर जो एसएमसी का कार्य है विद्यालय विकास योजना, यानी कि विद्यालय के विकास की योजनाएं बनाना, ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम होगा, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और जो धारा 23 है, यहाँ पर शिक्षकों की योग्यताएं, वेतन, सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है। यहीं पर ये वर्णित है कि जो
शिक्षक है उनको टेट सीटेट पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर योग्यताओं के बारे में, वेतन, सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है धारा 23 में। उसके बाद देख लेते हैं धारा 24। यहाँ पर शिक्षकों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो शिक्षकों के कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कि नियमितता एवं समय का पालन, यानी कि जो एक शिक्षक है वो नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहे और समय के अनुसार पहुँचे और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करे। प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के संपर्क में भी रहना है एक शिक्षक को, और बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षण देना है बच्चों को, यानी कि जैसी बच्चे की क्षमता है उसी के हिसाब से बच्चों को हमें शिक्षा देनी है, वैसे ही कार्य बच्चे से करवाने हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं जो धारा 27 है, चुनाव, जनगणना, आपदा राहत कार्य के अलावा शिक्षकों को किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। और धारा जो 28 है, सरकारी शिक्षकों को निजी ट्यूशन पढ़ाने पर भी रोक है, यानी कि जो सरकारी शिक्षक हैं वो अपना निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, उनको स्कूल में ही अच्छे से पढ़ाना है, ना कि घर पे ट्यूशन पढ़ाना है। तो ट्यूशन पढ़ाने पर रोक है। अब वो आगे देख लेते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो धारा 30 है, इसके अंतर्गत अध्यापक को बच्चों का जो लर्निंग रिकॉर्ड है उसको रखना अनिवार्य है। मतलब बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसका पूरा लर्निंग रिकॉर्ड रखना है, और जो प्रमाण पत्र होता है पास करने का, ये सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है और बच्चों को उपलब्ध भी करवाना है। साथ ही इसी की जो धारा 25 है, जो कि चैप्टर 5 में आती है, तो धारा जो 25 है यहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बताया गया है। तो बात करें यदि प्राइमरी की, तो प्राइमरी में जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो 1 और 30 का है, यानी कि 1 शिक्षक और 30 छात्र। और वहीं अपर प्राइमरी की बात करें तो यही अनुपात है 1:35 का। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि एक हफ्ते में जो टीचर का वर्क है वो लगभग 45 घंटे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था, लगभग हर सेट में आया था। उसके बाद आगे देख लेते हैं 1 to 5 की यदि बात करें तो न्यूनतम जो कार्य दिवस होंगे वो रहेंगे 200 दिन, और जो न्यूनतम कार्य घंटे हैं वो रहेंगे 800 घंटे। इसके अलावा वहीं 6 से 8 तक की बात करें तो जो न्यूनतम कार्य दिवस हैं वो रहेंगे 220, और न्यूनतम कार्य घंटे रहेंगे 1000 घंटे। तो ये भी याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो चैप्टर 5 है और जो चैप्टर 4 है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी हमें प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो इसके लिए शिक्षा का अधिकार संरक्षण, इसकी स्थापना की जाएगी ताकि बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ राइट्स, यानी कि जो अधिकारों के प्रकार हैं उनके लिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या प्रावधान करने हैं और किस तरीके से संरक्षण करना है, और बच्चों की कैसे भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तो सबसे पहले बात करें यदि प्रावधान की, तो बच्चों का जो जीवन स्तर है, तो जीवन स्तर को सुधारना है। स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा और सेवाएं और मनोरंजन, साथ ही संतुलित आहार और स्कूली शिक्षा तक पहुंच, तो ये सभी बच्चों को उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा संरक्षण, यानी कि उनके साथ हमें दुर्व्यवहार नहीं होने देना है, दुर्व्यवहार से उनको बचाना है। उपेक्षा नहीं करनी है किसी भी बच्चे की। शोषण और भेदभाव से भी सुरक्षा करना है, मतलब किसी भी बच्चे का शोषण नहीं होने देना है और बच्चों के साथ हमें भेदभाव भी नहीं करना है। तो इस तरीके से बच्चों को हमें संरक्षण देना है। आगे बात करें भागीदारी की, तो पुस्तकालयों और सामुदायिक कार्यक्रमों में बच्चों को भागीदार बनाना है और युवा गतिविधियों में भी भागीदारी बनानी है। आगे अगर बात करें चाइल्ड राइट इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, तो इसके तहत जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं वो भी बच्चों को देने हैं, जैसे कि बुनियादी मानवीय ज़रूरतें जैसे कि भोजन, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, लाभकारी रोजगार सभी बच्चों को मिलना चाहिए। और पर्यावरण, सांस्कृतिक व विकासात्मक भी अधिकार बच्चों को मिलने चाहिए। तो पर्यावरण से मतलब है कि बच्चों को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार मिलना चाहिए, और जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बच्चों के अधिकार हैं जिनकी हमें रक्षा करनी है और बच्चों को अधिकार देने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था, और ये तीसरी यूनिट थी ब्लॉक फर्स्ट की और कोर्स 501 की। एंड आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।